फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को ईद उल अजहा और रक्षाबंधन की ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति जारी की गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो कौन कौन से मुख्य और अहम बदलाव हैं जो किए गए हैं और ओवरऑल इससे एजुकेशन में क्या क्या बदलने जा रहा है और कौन कौन से अहम बदलाव होने जा रहे हैं। साथियों, मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर हिट कर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री होता है। इससे ये फ़ायदा मिलता है कि मैं जो इन फ्यूचर में जो वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उस वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है और आपको कानून की नई नई जानकारियाँ मिल जाती हैं। साथियों, मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियोज को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें, जिससे कि कानून की ये अहम जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। दोस्तों, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में अगर देखा जाए तो कोई भी सरकार आई हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, इससे पहले एनडीए की सरकार हो, या बीच बीच में जो और सरकारें बनी आज़ादी के बाद से कुछ कुछ समय के लिए, कोई बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव की तरफ कदम नहीं उठाए गए शिक्षा के लिए, और ना ही शिक्षा पे बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत समझी गई सरकारों के द्वारा। हम ओवरऑल नज़र डालते हैं कि सबसे पहले 1968 में एजुकेशन रिफॉर्म हुआ, एक शिक्षा नीति जारी की गई। इसके बाद 1968 के बाद 1986 में 1986 में एजुकेशन पे काफ़ी कुछ बदलाव किया गया। 1986 के बाद 1992 में हल्का सा बदलाव हुआ। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के समय में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेज हुए और इसके बाद से कोई अमूलचूल परिवर्तन एजुकेशन में नहीं हुआ। देखा जाए तो 1986 के बाद से ये जो गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की, उसके द्वारा ये एक अमूलचूल बदलाव किए गए हैं और इसको कहा जा रहा है कि बहुत एम्बिशियस चेंजेज हैं, बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेज हैं एजुकेशन पे। तो साथियों, आइए नजर डालते हैं कि वो कौन कौन से अहम चेंजेज हैं जो इसमें किए गए हैं। साथियों, हम अगर एजुकेशन की बात करें तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से ही एजुकेशन पे कोई बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव नहीं किए गए। हालांकि समय समय पर कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने एजुकेशन पे उस लेवल तक के रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं किए और ना ही एजुकेशन पे जीडीपी का जो हिस्सा खर्च होना चाहिए उस हिस्सा को खर्च करने की ज़रूरत समझी। कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, इससे पहले अटल जी की एनडीए की गवर्नमेंट हो, या मोदी सरकार हो, इससे पहले शिक्षा पे बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं समझी। हाँ, अगर हम दिल्ली सरकार की तरफ देखें तो पिछले 5 सालों में एक ऐसी दिल्ली सरकार है जिसने कि अपने जीडीपी का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च किया है। इससे पहले केरल की गवर्नमेंट भी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती रही है और बहुत ज़्यादा खर्च करती रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1968 में एजुकेशन पे कुछ चेंजेज हुए, एजुकेशन पॉलिसीज पे। इसके बाद 1986 में एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। इसके बाद नरसिम्हा राव के समय में हल्के फुल्के कुछ चेंजेज हुए, ओवरऑल उसको चेंजेज नहीं कह सकते हैं। और अब मोदी सरकार के द्वारा ये नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। अगर हम देखें तो 1986 के बाद जो इतने एक बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसीज बनाई गई है, जिसमें ओवरऑल सब कुछ चेंज होने जा रहा है, वो अब चेंज हुआ है 1986 के बाद से। हम अगर इस जो ये नई शिक्षा नीति जारी हुई है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसके जो अहम बिंदु हैं उनमें से जो बात है, अगर शुरुआत हम करना चाहें तो सबसे पहले जो 10+2 की एजुकेशन होती थी, यानी कक्षा 10 और कक्षा 10 के बाद 11 और 12,
10+2 जिसको कहते थे उसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 10+2 के फार्मूले के स्थान पर 5+3+3+4 का फार्मूला लाया गया है। 5+3+3+4 का फार्मूला क्या है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। साथियों, 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एजुकेशन के 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये 3 कैटेगरी हैं, पहले 5 साल, इसके बाद दूसरे सेकंड 3 इयर्स, फिर तीसरे 3 इयर्स, इसके बाद फिर 4 इयर्स। 5+3+3+4, पहले 5 ईयर, फिर दूसरे 3 ईयर, फिर तीसरा 3 ईयर, फिर चौथा 4 ईयर। तो ये फार्मूला है। पहले 5 ईयर में क्या हुआ, पहले 5 ईयर को कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। इस फाउंडेशन स्टेज में पहले जो 3 इयर्स होंगे वो प्री प्राइमरी स्कूलिंग होगी। पहले 3 इयर्स में प्री प्राइमरी स्कूलिंग की एजुकेशन होगी। 3 साल के बाद, पहले 3 साल के बाद फिर कक्षा 1 और फिर कक्षा 2। और इसमें जो एज ग्रुप रखा गया है बच्चों का वो 3 से लेकर के 8 तक, 3 to 8। यानी पहले जो बच्चों का कक्षा 1 में एडमिशन हो जाता था गवर्नमेंट स्कूल में, कक्षा 1 में 5 साल की एज पे या 6 साल की एज पे, अब प्री प्राइमरी स्कूल में उसको 3 साल बिताने पड़ेंगे और 3 साल का जब वो होगा तब एडमिशन हो जाएगा। तो 3 साल प्री प्राइमरी स्कूलिंग होगी, इसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2, ये 5 साल हो गए, पहले 5 साल जो फाउंडेशन स्टेज होगी। इसके बाद आएगी दूसरे 3 साल। दूसरा 3 साल का जो पीरियड आएगा उसमें कक्षा 3 और से लेकर के कक्षा 5 तक हो गए, 3, 4, 5, ये 3 साल का पीरियड होगा। इसमें जो एज ग्रुप रखा गया स्टूडेंट का वो 8 to 11 का रखा गया है। इसके बाद जो आगामी 3 साल आएंगे उसमें क्लास 6 to 8, 6, 7, 8, ये 3 क्लासेस रखी गई हैं और इसको जो कहा गया है मिडिल स्टेज कहा गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज कही गई है और इसमें काफी आमूलचूल चेंजेस किए गए हैं। इसका जो एज ग्रुप रखा गया है वो 11 to 14 ईयर्स का एज ग्रुप रखा गया है, क्लास 6 to 8 का, जिसको मिडिल स्टेज कहा गया है। इसमें जो एक अहम बात ऐड की गई है वो ये की गई है कि इसमें प्रोफेशनल और स्किल एजुकेशन की भी शुरुआत कर दी जाएगी। और प्रोफेशनल और स्किल एजुकेशन जो होगी वो लोकल लेवल पे इंटर्नशिप के साथ होगी, यानी इंटर्नशिप की व्यवस्था होगी इस एजुकेशन में। इसके बाद जो चौथी कैटेगरी है 4 इयर्स की, वह है क्लास 9th to 12, 9th, 10th, 11th, 12, ये 4 इयर्स की कैटेगरी है। और इस कैटेगरी में जो एज ग्रुप रखा गया है वो 14 to 18 साल के बच्चे स्टूडेंट होंगे इस एज ग्रुप के। इसमें जो एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, अभी तक हम क्या देखते थे कि 10 के बाद कैटेगराइज कर दिया जाता था कि आप ह्यूमैनिटी में जाएंगे, आप कॉमर्स में जाएंगे, आर्ट में जाएंगे। जो बच्चा अगर साइंस में जाता था तो साइंस में वो मैथ ले रहा है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले रहा है, और वो उसकी इच्छा अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की है, हिस्ट्री पढ़ने के लिए है, इकोनॉमिक पढ़ने की है तो वो नहीं पढ़ सकता था। अगर फैशन डिजाइनिंग पढ़ने की है किसी गर्ल की इच्छा साइंस लेते हुए तो वो नहीं पढ़ सकती थी। तो इस कैटेगरीज को, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की कैटेगरीज को फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब चॉइसेस आप सब्जेक्ट्स बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स के सामने, मल्टीपल सब्जेक्ट्स की चॉइसेस रहेगी। यानी कोई स्टूडेंट अगर साइंस पढ़ते हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हुए अगर वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, कोई फैशन डिजाइनिंग करना चाहता है तो भी कर सकता है। ये एक मल्टीपल चॉइसेस रखी गई है। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे क्या होगा कि हम प्रोफेशनल्स तो पैदा कर रहे थे, लेकिन हम बच्चों के अंदर जो ह्यूमैनिटीज के जो मॉरल वैल्यूज होते थे उनको हम पैदा नहीं कर पा रहे थे, तो इससे वो डेवलप होंगे। इसमें जो समिति बनाई गई थी वो डॉक्टर कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष थे, जिसके नेतृत्व में ये समिति बनी थी, जिसने पूरी नई एजुकेशन पॉलिसी का खाका तैयार करके सामने पेश किया सरकार के सामने। इसमें जो और अहम बातें कही गई
उसमें से ये है कि कक्षा 5 तक की जो पढ़ाई होगी वो मदर टंग में होगी। पहले ये था कि हिंदी में होगी इसकी पढ़ाई। इल्जाम लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि आरएसएस के कहने पे ये प्रस्ताव रखा गया था। साउथ इंडिया के जो स्टेट थे, दक्षिण के जो प्रदेश थे, उन पे खासतौर से तमिलनाडु में विरोध के चलते इसको वापस लिया गया और मदर टंग कर दिया गया या रीजनल लैंग्वेज कर दिया गया कक्षा 5 तक। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अगर कक्षा 5 तक सपोज कोई टोटल हिंदी में यहाँ पढ़ता है, इसके बाद किसी दूसरे स्टेट में जाता है, किसी साउथ इंडिया के स्टेट में जाता है, तो अगर इंग्लिश होती थी तो उसको चल जाता था, वो मैनेज कर लेता था। लेकिन अगर इंग्लिश नहीं होगी कक्षा 5 तक बिल्कुल, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसके बाद और जो एक अमूलचूल चेंज किए गए, अभी होता क्या था कि अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, 1 साल का ग्रेजुएशन कर पाया, किसी परिस्थिति की वजह से वो 2 साल और 3 साल नहीं पढ़ पाया, छोड़ दिया, तो उसका ग्रेजुएशन बेकार हो जाता था, डिग्री नहीं मिलती थी, मार्कशीट उसको भली मिल जाती थी, लेकिन उस 1 साल की मार्कशीट की बिना पर आप कुछ कर नहीं सकते थे। अब इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। अब अगर बच्चा 1 साल सिर्फ ग्रेजुएशन करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल अगर ग्रेजुएशन करता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल अगर ग्रेजुएशन करता है तो पूरी डिग्री दी जाएगी। और वो स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो उनको 3 साल में डिग्री दी जाएगी। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, रिसर्च, स्पेशली अगर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको 4 साल का ग्रेजुएशन करना होगा। साथ ही साथ उनके सामने ये ऑप्शन होगा कि अगर वो मास्टर कोर्स करना चाहें तो मास्टर कोर्स वो 1 साल बाद छोड़ सकते हैं। यह व्यवस्था की गई है। इसमें जो एमफिल जरूरी था, एमफिल को खत्म कर दिया गया है। एमफिल की कोई जरूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप सीधा पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे अब स्टूडेंट, ये व्यवस्था की गई है। एक नया ग्रेजुएशन का कोर्स, मास्टर ग्रेजुएशन का कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, ज्वाइंट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स, एक 4 ईयर का 4 ईयर ज्वाइंट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो 4 साल का हो गया, एक मास्टर ग्रेजुएट एक कोर्स होगा। एमफिल को मैंने बताया खत्म कर दिया गया है। ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी में दाखिला लेने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके बाद हम नजर डाल लेते हैं कि वो कौन कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो खत्म कर दी जाएंगी। महत्वपूर्ण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूट्स को गवर्न करती थी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को गवर्न करती थी, यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज को गवर्न करती थी। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीटीसी नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। इन सबको खत्म करके जो कॉलेजेज होंगे उनको ग्रेड ऑटोनॉमी का दर्जा दिया जाएगा। यानी आगे आने वाले समय में कॉलेजेज की संबद्धता जो है वो विश्वविद्यालयों से, यूनिवर्सिटी से खत्म कर दी जाएगी। उनको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जाएगा, ग्रेडेड ऑटोनोमस बॉडी उनको बना दिया जाएगा। अभी क्या है कि ये सब यूनिवर्सिटी से संबंध होते हैं। अब यूनिवर्सिटीज के जो प्रकार हैं, अभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं। इन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए जो रूल और रेगुलेशंस हैं वो अलग अलग हैं। अब क्या कहा गया है कि इन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए जो रूल और रेगुलेशंस होंगे वो सेम होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। फीस के नियंत्रण के लिए भी एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा, एक नियामक तंत्र तैयार किया जाएगा। यह बात भी कही गई है। एक और बहुत अच्छी बात कही गई है कि सामाजिक और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक नेशनल लेवल का फाउंडेशन बनाया जाएगा। इसी स्तर पर हम ये भी देख लेते हैं कि वो और कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो नई बनाई जाएंगी। ये तो खत्म कर दी जाएंगी जो पहले से चालू हैं, नई कौन कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाई जाएंगी इस तरीके की एजुकेशन पॉलिसीज को रन करने के लिए। साथियों, जो नई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाई जानी हैं उनमें से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो सामाजिक और वैज्ञानिक रिसर्च का जो काम होगा उसको पूरा ये नियंत्रित करेंगे। इसके बाद इंडियन एजुकेशन सर्विस, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो बनाई जाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। ये प्रोपोज्ड है कि इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, एजेंसीज को, अथॉरिटीज को और फाउंडेशंस को बनाया जाएगा। ये बात कही गई है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो स्कूल की जो शिक्षा है
उसमें और उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को भी देने की व्यवस्था की जाएगी। अब दोस्तों, यह अभी मोदी सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी जारी कर दी और यह भी कहा गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस है MHRD, उसको खत्म कर दिया जाएगा और एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दी जाएगी, शिक्षा मंत्रालय बना दिया जाएगा, जो अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, अब शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। यह पॉलिसी है, दिस इज नॉट ए लॉ, दिस इज ए गवर्नमेंट पॉलिसी। अब इस गवर्नमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो टाइम रखा गया है, कुछ चीजों को 2025 तक लागू किया जाएगा, कुछ चीजों को 2030 तक लागू किया जाएगा, कुछ चीजों को 2035 और 40 तक लागू किया जाएगा। समय बहुत लंबा रखा गया है और इनको लागू करने के लिए लॉ बनाए जाएंगे, अलग अलग लॉ बनाए जाएंगे। अलग अलग लॉ के तहत इन सारी इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट है 1956 का, उसको खत्म किया जाएगा और तमाम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो एक्ट है उनको खत्म किया जाएगा। नए एक्ट बनाए जाएंगे, फिर नई जो इंस्टीट्यूशंस बनेंगी उनके नए एक्ट बनेंगे और नए एक्ट्स के तहत इस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को लागू किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। कई लोगों ने इसमें शंकाएं जाहिर की हैं, कई शिक्षाविदों ने भी अपनी शंकाएं जाहिर की हैं, राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी शंकाएं जाहिर की हैं। उन्होंने जो उनकी बड़ी शंका है कि इससे क्या होगा कि शिक्षा का कारपोरेटाइजेशन होगा, निगमीकरण होगा और व्यवसायीकरण होगा। बाजारीकरण तो पहले ही हो चुका है, अब और ज्यादा बाजारीकरण होगा और जो लोअर क्लास है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी को, उसको इससे वंचित रखने का काम किया जाएगा और शिक्षा ज्यादातर प्राइवेट हैंड में चली जाएगी। यह बात इसमें कही गई है। दूसरा, इस एजुकेशन पॉलिसी में लोकल स्तर पर ट्रेडिशंस के बेस पर एजुकेशन देने की बात कही गई है कि परंपराओं की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए एजुकेशन का, वो नहीं आ पाएगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट को लाने के लिए इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी में कोई बात नहीं कही गई है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को कैसे लाया जाएगा। दूसरा, लोगों को पॉलिटिकली, सोशली और साइंटिफिकली अवेयर कैसे किया जाएगा, ये बात भी इसमें कहीं पर नहीं कही गई है। हम एजुकेटेड तो हो जाते हैं, हम लिटरेट तो हो जाते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकली, साइंटिफिकली और सोशली अवेयर नहीं हो पाते हैं। तो ये शंकाएं हैं दोस्तों। साथियों, यह थे नई शिक्षा नीति की कुछ मुख्य बातें जिनको मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई आपको जरूर पसंद आई होगी। ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स करके अपनी राय अवश्य दें दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।